आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। मैं हूं इस समय नानपारा जनपद बहैश में और मेरे साथ दो सीनियर वकील एडवोकेट हैं हमारे साथ में। एक है मुजीब जी और एक है हमारे खुद ही अपना जो परिचय सर आप अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है एन खान, बॉबी भी कहते हैं, एडवोकेट हूँ, सिविल कोर्ट बहराइच से। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हर आदमी जब भी कभी दिक्कत होती है तो सबसे पहले आदमी भागता है कि मैं वकील के पास जाऊं। तो सबसे जो मेरा पहला प्रश्न है, आपके क्रिमिनल वकील हैं हमारे, तो मेरा ये प्रश्न है तो सर उसको कैसे हैंडल करते हैं? कोई भी क्रिमिनल जब आपके पास आता है कोई भी केस को लेकर, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? भाई सबसे पहले तो हम लोग उस घटना को पूरी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है उसके साथ, उसमें सच्चाई क्या है। फिर उसके बाद तो उससे एप्लीकेशन दिलवाई जाती है थाने पर जी। तो थाने वाले पुलिस वाले उसका आईओ होता है केस का, वो खुद ही पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करता है, एफआईआर दर्ज होती है, फिर जो भी उसमें अग्रिम कार्रवाई होनी होती है वो सुनिश्चित करता है। देखिए आपने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन अब उसके बाद भी जो पुलिस के ऊपर एक ये प्रेशर होता है कि कोई भी केस आया तो उसको हम लोग जल्द से जल्द हैंडल कर लें। तो इसके ऊपर आपके ऊपर भी होता दबाव होता है, क्योंकि कोई क्लाइंट है, आपको उसने फीस भी पे करी हुई है और आपको कोर्ट का भी सब जो देखना, उसके बीच में जो प्रेशर आता है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए हम लोग इस मामले में काफ़ी प्रेशराइज अपने आप को महसूस करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जल्द से जल्द पीड़ित को या पीड़िता को न्याय मिल सके। लेकिन कभी कभी ये भी देखने में आता है कि जो मैट्रिमोनियल मामले होते हैं या लड़कियों से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, अक्सर उसमें ये होता है कि लड़कियां बढ़ा चढ़ा करके देती हैं और इसी को आईओ इन्वेस्टिगेट करता है। तो जो मामला सत्य होता है, जो सत्यता पाई जाती है, उसी आधार पर पुलिस उसमें चार्जशीट दाखिल करती है। कभी कभी सर 467 और 419, 420 का जो मुकदमे आते हैं, तो 467 किस धाराओं में, मतलब कैसे उसको एक एडजस्ट करते हैं? भाई देखिए 467 जो होता है ये फोर्जरी से रिलेटेड होता है और फोर्जरी किस तरीके से की गई है, किस मामले में की गई है, ये तो तहरीर के मुताबिक होता है कि किस तरह का प्रोजेक्ट किया गया। अच्छा, तो जैसे कि अगर किसी ने चोरी वगैरह की हुई है और वो मुलजिम आया हुआ है, तो उसको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे? भाई जैसे जिसके घर में चोरी हुई होती है वो पुलिस को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराता है, तहरीर देता है कि साहब इस तरीके से हमारे वहाँ चोरी हुई है, क्या चोरी गया है। ये जब एफआईआर दर्ज हो जाती है या पुलिस उसमें थोड़ा प्रारंभिक जांच वगैरह करती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि वाकई जो इसने लिखाया है वो सामान गया है कि नहीं गया है, और गया है तो कितना गया है। फिर उसी आधार पर मुकदमा दर्ज करके फिर इंडियन पीनल कोड IPC और BNS, इसके BNS के आ जाने के बाद से क्या फर्क आया है आप लोगों की प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि थोड़ा चूंकि हम लोगों ने शुरू से इंडियन पेनल कोड को पढ़ा, बिल्कुल, अब ये BNS नया आ गया है, तो अब ये है कि जब भी हम लोग को कोई सेक्शन देखना होता है या कहीं फंसते हैं तो अभी कुछ दिन तो हम लोग थोड़ा शुरू कर लेते हैं। आजकल सीनियर वकील से कोई भी होता है, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, यहाँ तक कि कोर्ट भी जब कोई नया सेक्शन BNS के तहत आता है तो वो भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि देखें भाई इसमें BNS में क्या है या IPC में क्या हैंडल किया गया। हाँ, तो ये थोड़ा भी कुछ दिन तो दिक्कतें रहेंगी, सबको भी, हमको भी और कोर्ट को भी दिक्कत रहेगी। सर बहुत अच्छा लगा। और अच्छा, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और आप अपना एड्रेस वगैरह आप बता दिए ताकि किसी को भी फौजदारी से क्रिमिनल वकील की जरूरत हो तो आपको कॉन्टैक्ट करें। अपना नाम नंबर अगेन बता दीजिए। मेरा नाम है एन खान, एडवोकेट, बॉबी भी कहते हैं हमको, और मैं सिविल कोर्ट बहराइच में प्रैक्टिस करता हूँ। घर है मेरा यहाँ नानपारा में ही है, मोहल्ला तोपखाना, निकट जनता इंटर कॉलेज, नानपारा बहराइच। अपना मोबाइल नंबर? 27 मेरा मोबाइल नंबर है 94 150 51 496। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अनमोल बात है। मैं बात करता हूँ कि हमारे जो है मुजीब भाई, जो हमारे यहाँ के सीनियर वकील हैं नानपारा में, जो हमारी तहसील नानपारा है, तो सर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं यहाँ पे? जो काम जो होता है कि रेवेन्यू का आप ज़्यादा देखते हैं, और यहाँ पे कार्यशैली कैसी है यहाँ पे नानपारा तहसील में? ये जनरली कैसे केस आते हैं? नानपारा में ज़्यादातर रजिस्ट्री आती है या वसीयत आती है। किसी पीड़ित को अगर उसके बच्चे ने मारा पीटा है और अन्य पीड़ा दिया, तो ज़्यादातर तो हम लोग यही करते हैं कि भाई सीधे उसका कि भाई अपने बच्चे को दाखिल कर दीजिए। उसके लिए यहाँ पे उसको राइट है कि वो आकर अपनी इच्छा अनुसार जाकर सब रजिस्ट्रार नानपारा में वहाँ जाकर वो रजिस्ट्री करा, वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत करा। उसके तहत वो जिसको चाहता है जिसको वो लिख देगा,
कि भाई ये हमारा 4 लड़के हैं, अगर 2 लड़के उसकी सेवा करते हैं तो 2 लड़कों को ही मिलेगा उसकी मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद मिलेगा। और जिन लोगों ने उनकी सेवा नहीं किया है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी में 1 इंच भी जगह नहीं मिलेगी, अगर उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत कर दी है। ओके ओके। जी। तो सर ये बताइए मुझे कि अभी चैलेंज क्या आता है इसको, इसमें जनरली क्या चैलेंज फील करते हैं आप? जैसे अब आजकल इसमें बीएनएस और challenge- आईपीसी बीएनएस में थोड़ा सा चेंजेस वगैरह हाँ होने हाँ, की वजह इसमें से आ चैलेंज गया क्या है, आता है? लेकिन चैलेंज कुछ नहीं है, थोड़ा सा धाराओं का चेंज हो गया है। जी बाकी सब सिस्टम वही है, बाकी जो कुछ धाराएं आ गई है नहीं, उसी में थोड़ा बहुत चेंज हो गया। बाकी हम लोग आपस में इख्तिलाफ कर करके हो जाता है। और बाकी रेवेन्यू में बीएनएस में नाम मात्र ही कुछ धाराएं बदली, बाकी सेम पिछली ही वाली धारा। सर अभी रेवेन्यू में बीच में अभी एक ये एक्टिविटी हुई थी कि जो आपके रजिस्ट्री ऑफिस में डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, हमारे सब रजिस्ट्रार हैं, तो अभी कुछ बैनामे को लेकर के कई खुलासे किए गए हैं। तो उस पे क्या जो देखा नहीं जाता है कि कोई खाता है, मतलब उसको कैसे जो है सब रजिस्ट्रार साहब कर देते हैं और बाद में केस जाता है कि भाई उनको मरे हुए इतना वक्त हो गया, उनकी जगह पे दूसरे को प्रेजेंट करा करके बैनामे को करा दिया गया। जी। ऐसी कंडीशन में आप क्या देखते हैं? हाँ, ये भी होता है, जी, वो सब रजिस्ट्रार में ये भी होता है। जैसे किसी का चेहरा उसके भाई से मिलता जुलता है जी तो वो ले करके आजकल 420 होता है भारत में, आधार के मातहत बहुत से काम अभी चल रहे जी। हैं। लेकिन अब तो लोग जो डुप्लीकेट आधार बना देते हैं तो इस तरीके से बना देते हैं कि वो सब रजिस्ट्रार नानपारा के वहाँ भी उसका आईडी नंबर शो करता है। भाई सब रजिस्ट्रार नानपारा को इतना ही पावर है कि उसकी आईडी चेक करे, आईडी चेक करने के बाद वो कर देते हैं। करने के बाद अगर कोई दोषी होता है कि उसने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया, ठीक है, घाटा संख्या बता करके, क्योंकि उसमें ये तो होता नहीं अभी खतौनी पे, अभी हमारे वहाँ ये तो इतना जारी नहीं हो गया कि हर खतौनी पे उस व्यक्ति का फोटो आए, फोटो नहीं रहता जी फिलहाल उसका नाम रहता, बाप का नाम, और वही देख कर रजिस्ट्रार साहब कर देते हैं। उसी की आईडी मांग लेते हैं, पैन कार्ड उसका मांग लेते हैं। और